हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का 9 चैप्टर करेंगे हिस्ट्री का। तो चैप्टर का नाम है हमारे नए साम्राज्य और राज्य। इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि नए साम्राज्य कौन से थे और राज्य। हमने पीछे भी देखा था कि राज्य जो थे वो छोटे क्षेत्र को कहा जाता था। जब छोटे किसी थोड़ी जगह पर किसी राजा का शासन होता था तो उसे राज्य कहा जाता है। और वही अब जब उसका जो शासन है वो बड़े लेवल पर मतलब बहुत बड़ी जगह में फैल जाए तो उसे साम्राज्य कहा जाता है। और जो राज्य थे वो थोड़ी जगह में मतलब एक ही क्षेत्र होता था, और जो साम्राज्य है वो उसमें अलग अलग जो कह लीजिए आप जो अलग अलग हिस्से होते थे, शहर होते थे, उनको इकट्ठा करके एक साम्राज्य बनता है। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रशस्तियाँ की। तो आइए देखते हैं कि प्रशस्तियाँ हैं क्या। अब देखिए, प्रशस्तियाँ वो अभिलेख होते हैं जिसमें जो किसी की प्रशंसा में कविता या कुछ बातें लिखी जाती हैं तो उनको प्रशस्तियाँ कहा जाता है। तो देखिए, ये समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। हमें समुद्रगुप्त के बारे में कैसे पता चला? जो इलाहाबाद का जो एक अशोक स्तंभ बना हुआ है उस पर कुछ अभिलेख लिखा, उसमें हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चला। और जो ये प्रशस्ति है ये भी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मिली है, जो कि वह उसके एक दरबार का कवि था हरिसेन, उसके द्वारा लिखी गई थी। अब देखिए, प्रशस्ति आप सोचिए, जब किसी की सिर्फ प्रेज में, किसी तारीफ में कुछ बातें लिखी जाएंगी तो ऑब्वियसली उसमें हमेशा सच नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो हर बात पे तारीफ की जा रही है ना। कोई भी बात हो भी, हाँ वो बड़ा अच्छा राजा था, वो बहुत बहादुर था, उसके जो भी शासन में कोई भी लोग दुखी नहीं था, सभी लोग बहुत खुशहाल थे, सब अमीर थे, ऐसे ऐसे करके कुछ तारीफ की गई थी। ये भी एक किस्म का अभिलेख होता है। अभिलेख हमने देखा था जो कि अलग अलग प्रकार के हमने देखे थे, जो कि धातुओं पर लिखे हुए। कुछ हमने मैन्युस्क्रिप्ट देखी थी जो कि पांडुलिपियां होती थी, जो कि पेड़ भुर्ज नाम की जो पेड़ थी उसके छाल पर लिखी जाती थी। और उसके बाद फिर लोहे पर धातुओं पर कुछ भी राजा महाराजा या फिर कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो उन्होंने अच्छे काम किए थे उनका उल्लेख करवाया गया था। और फिर अभिलेखों में एक प्रशस्ति भी आती है, लेकिन प्रशस्ति में क्या है, सिर्फ उसकी तारीफ ही तारीफ मिलती है। ये शब्द एक संस्कृतिक है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। तो आप जोड़ सकते हैं प्रशस्ति से प्रशंसा, आप इसको निमोनिक की तरह याद कर सकते हैं। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, मतलब प्रशस्तियां बहुत समय पहले भी लिखी जाती थी। और गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति वो हमें इससे पहले का जो समय था उसमें मिलती है। अब देखिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से हमें क्या पता चलता है। इसमें जो कवि वो लिखता है कि राजा एक योद्धा है, बहुत बड़ा, युद्ध को हमेशा जीतने वाला विद्वान है, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की गई है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति कभी युद्ध में या किसी चीज में हारा ही नहीं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमेशा जीतने वाला राजा एक योद्धा है। हो सकता है वो मरियल सा हो, इतनी उसकी सेहत ना हो, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर भी बात कही हो सकती है कि वो एक योद्धा है। कुछ बातें सच भी होती हैं, हर एक बात इसमें झूठ नहीं होती और हर एक बात इसमें सच नहीं होती है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया था, उसे कहा जाता था कि ईश्वर के बराबर है वो। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं और ऐसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है यहाँ पर, योद्धा समुद्रगुप्त। ये देखिए, ये प्रशस्ति का एक पार्ट है जो यहाँ पर दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, उन्होंने कहा कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे के गदाओं, नुकीले तीरों, अन्य सैकड़े हथियारों से लगे घावों के दाग भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो ये समुद्रगुप्त की तारीफ की गई है। अब देखिए, हम मैप में देखते हैं कुछ क्षेत्र, उसका साम्राज्य किस जगह तक कहाँ कहाँ तक फैला था। अब देखिए, प्रशस्तियों में प्राप्त जानकारी के आधार पर ये मैप तैयार किया गया है, जो प्रशस्तियां थी उसके आधार पर, कि ये जो आप पहले क्षेत्र देख लीजिए, उसके बाद में हम देखते हैं। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का क्षेत्र है इसमें कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा आता है। ठीक है, ये क्षेत्र अलग है। उसके बाद इसका अलग से उल्लेख मिलता है। तो ये
इनको डिफरेंट कलर से दिखाने का मतलब ये है कि इनका उल्लेख अलग अलग प्रकार से किया गया है, मतलब जिक्र अलग, जिस तरह जैसे कि कुछ राजा ने तो युद्ध, मतलब कुछ जो शासक थे उन्होंने युद्ध किया था समुद्रगुप्त के साथ, तो इसी मतलब वो उनसे हार गए थे। लेकिन कुछ ऐसे शासक भी थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो खुद ब खुद आत्मसमर्पण कर देते हैं समुद्रगुप्त के सामने उसकी ताकत देखकर। तो इसी प्रकार से कुछ उसे उपहार में मिले होते हैं कुछ क्षेत्र। तो ये सारे क्षेत्र अलग अलग कलर में दिखाने का मतलब ये है कि उसने अलग अलग प्रकार से जीते थे ये सभी क्षेत्र। सबसे पहले हम ग्रीन कलर की बात करेंगे। ये 9 शासकों का ये क्षेत्र है, आर्यव्रत के शासक थे उन्होंने समुद्रगुप्त से हार कर, मतलब हार गए थे, और जो समुद्रगुप्त थे वो छीन लिया था, फिर उसने ये वाला अपना साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद जो दक्षिणा पंथ के 12 शासक आते हैं, जो नीचे हमने रेड डॉट में देखे थे। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, मतलब खुद को समर्पित कर दिया था कि हम हार चुके हैं, हम आपके अधीन आएंगे। अब समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। मतलब अब देखिए वो झुक गए थे उनके सामने, तो फिर उन्होंने दोबारा उन्हें उनका क्षेत्र वापस दे दिया था। अभी देखिए पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा जो दिखाया हुआ है, जिसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ थे, और समुद्रगुप्त इनके लिए समुद्रगुप्त के लिए ये लोग उपहार लेकर आते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अब देखिए फिर कुछ बाहरी इलाके आते हैं, ये देखिए जो कि आधा पाकिस्तान, गुजरात, पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात और ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ये बाहरी क्षेत्र है। तो ये कुषाण और शक वंश के थे, कुषाण और शक वंश के शासक थे यहाँ पर। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली, अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे उनको अपना साम्राज्य जो उन्होंने फैलाया था इतना बड़ा, वो अलग अलग तरीके से उन्होंने बढ़ाया था। ऐसा नहीं कि सभी को एकदम से आक्रमण करके उसको अपने अधीन ले लिया, ऐसा तो संभव ही नहीं था। तो इसी वजह से कुछ उन्होंने युद्ध में जीते थे, कुछ उनके अधीन खुद आ गए थे उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाकर, और कुछ उन्होंने उनकी मतलब जैसे उन्होंने विवाह के संबंध बना लिए थे, कुछ राजाओं की पुत्रियों से शादी कर ली थी। तो इसी तरह उसका साम्राज्य फैलता चला गया था। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर सिक्का मिलता है, इस सिक्के पर दिखाया गया कि एक राजा है ये शासक और ये बीना बजा रहा है। तो इस सिक्के में उसे कवि के रूप में दिखाया गया है, जैसे कि हम प्रशस्ति में ऊपर पढ़ा था कि एक कवि के रूप में, मतलब एक जो योद्धा है ये देखिए कवि के रूप में उसे दिखाया गया है कि बहुत अच्छा कवि है ना, उसे बहुत अच्छी मतलब एक बहुत जानकारी है, उसे एक युद्ध जीतने वाला राजा, विद्वान है, उसको हर एक प्रकार की जो शिक्षा आती है ना। तो इसी तरह इस सिक्के में दिखाया गया है बीना बजाए, मतलब ये बात सच हो सकती है क्योंकि जब ये सिक्का मतलब इसको बनाया गया होगा तो उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया होगा कि जो राजा की छवि थी उस समय पर लोगों के सामने। तो आगे देखिए ये मैप हमने देख लिया है, मैप में जो क्षेत्र थे आप देखिए, ये समुद्रगुप्त का साम्राज्य नॉर्थ में ज़्यादा फैला हुआ है और जो साउथ में है वो इस क्षेत्र में फैला, लेकिन बीच बीच में फिर भी कुछ जैसे कि अजंता, ऐहोल में, भरूच, उज्जैन, यहाँ पर भी कुछ उसका शासन चलता था। अब देखिए वंशावलियाँ क्या होती है। अधिकांश प्रशस्तियाँ मतलब ज़्यादातर जो प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी हमें बताती हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त के प्रपितामह मतलब उसके जो पापा, फिर उसके पापा के जो पापा मतलब उसके दादा, फिर उसके दादा के जो पापा, उसके परदादा, ऐसे आगे कर सभी की जानकारी मिलती है। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ का नाम कुमार देवी था और वे लिच्छवी गण की थी और उनके पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे। हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था जो गुप्त वंश के पहले शासक थे चंद्रगुप्त, और जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की थी। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी धारण की। उनके दादा परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है, मतलब वो उनको एक बड़े शासक ने महाराजा के रूप में उनका उल्लेख मिलता है। इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। मतलब उस समय पर इतना ज़्यादा महत्व नहीं था, लेकिन जब तक समुद्रगुप्त आ चुका था उसके बाद इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ चुका था। अब देखिए विक्रम संवत क्या है। 58 ईसा पूर्व में शुरू होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा
चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त के प्रतीक के रूप में इसे संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, इससे ये पता चलता है। अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में हमें उसके बाद के जो शासक है जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, जो समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उनको ही विक्रमादित्य कहा जाता है। उनकी वंशावली मतलब पूर्वजों की जो सूची है उससे जानकारी मिलती है। इसके बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है, मतलब सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है उनके वंश के बारे में, उनके वंश कैसे थे है ना, क्या थे, इसी प्रकार से। अब देखिए फिर उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान और अंतिम शक शासक को हराया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार विद्वानों से भरा था, उनके दरबारों में बहुत विद्वान थे। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी हम आगे चैप्टर में देखेंगे जो विद्वान होते थे। अब देखिए हर्षवर्धन और हर्षचरित्र कौन थे। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख मिलते हैं ना, सिक्कों से पता चलता, उसी तरह कुछ और भी शासक थे उस समय पर और उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसा तो है नहीं कि हर मतलब एक शासक जो समुद्रगुप्त था वो ही हर समय चला रहा, कभी ना कभी तो उस पर भी किसी का अधिकार रहा होगा। तो इसी तरह से हर्षवर्धन और हर्षचरित्र की जानकारी मिलती है और इनकी जीवनियों से पता चलता हमें। एक राजा थे हर्षवर्धन जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। आज की अगर हम बात करें तो 1400 साल पहले उनका शासन चलता था। उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी थी जिसे हर्षचरित्र नाम दिया था। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उसके राजा बनने तक का वर्णन है। अब देखिए जो भी उनकी लिखी जाती थी जीवनियाँ या उनके अभिलेख कुछ भी लिखा जाता था उसमें सिर्फ राजाओं के बारे में, उनके परिवारजनों के बारे में लिखा जाता था। आम जनता का जो वहाँ पर जो क्या स्वरूप था, क्या स्थिति थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। चीनी यात्री श्वेत संघ आते हैं भारत में, ठीक है। फिर काफ़ी समय लिए वो हर्ष के दरबार में रहते हैं और वहाँ पर उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की जो कि मतलब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो प्रशस्तियों के बिल्कुल ही उलट थी। उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी। अब देखिए हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने थे। उनके बहनोई कनौज के शासक थे। बंगाल के शासकों ने मार डाला तो हर्ष ने कनौज को अपने अधीन कर लिया था और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। हमने पीछे देखा समुद्रगुप्त ने अपने क्षेत्र का साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था। कुछ राजा उसके अधीन खुद आ गए थे, कुछ उन्होंने युद्ध में जीते थे, कुछ लोगों ने मतलब उनकी जो पुत्रियों से विवाह कर लिया था। इसी तरह उसका साम्राज्य बढ़ता गया। और अब हम हर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो उनके जो मतलब कोई भी उनके वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे। पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वो थानेसर के राजा बनते हैं। उनके जो बहनोई कनौज के शासक थे और बंगाल के शासकों ने उन्हें मार डाला और फिर उन्होंने बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। मगध और बंगाल को भी जीतकर उन्होंने जितनी पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता और किसी जगह पर नहीं मिली थी। मतलब मगध और बंगाल को जीतने में वो ज़्यादा सफल होते हैं। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन दत्त उन्होंने रोक दिया था। मतलब वो जब अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे तो जो पुलकेशिन द्वितीय थे उन्होंने फिर अपना मतलब उन पर आक्रमण किया और उन्हें वहां पर ही रोक दिया था। अब आगे हम पढ़ते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की जो प्रशस्तियां मिलती हैं उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। इस समय पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। तो ये प्रशस्तियों में पता चलता है जो पल्लव थे उनका कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी तक फैला हुआ था साम्राज्य, और जो चालुक्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच था। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे जब एक धार्मिक केंद्र भी बन गया और यहाँ पर कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का एक दूसरे की सीमाओं को पार करते थे और फिर हमले हो जाते थे।
मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, क्योंकि वो बड़े बहुत समृद्ध शहर होते हैं, मतलब डेवलपमेंट शहर होते हैं, वहाँ पर धन की कह लो उन्हें आपूर्ति ज़्यादा मिलती है। इसी तरह से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, क्योंकि राजधानियाँ क्या होती है, आज भी अगर हम देखें तो पूरा प्रशासन जो वहाँ से कंट्रोल किया जाता है। तो इसी तरह जब उन्होंने पूरे प्रशासन पर ही आक्रमण कर लिया, उसको अपने अधीन कर लिया, इट मीन्स नीचे वाला जो पूरा साम्राज्य है वो भी उसके अधीन आ जाता था। पुलकेशन द्वितीय की सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि जो रवि कीर्ति द्वारा प्रशस्ति उन्होंने लिखी, उनके द्वारा पता चलता है। इसमें उनके पूर्वज खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। तो जो पुलकेशन द्वितीय है उनकी एक प्रशस्ति है जो रवि कीर्ति ने लिखी है, उनके कवि थे दरबार में, उनके द्वारा लिखी गई थी, और उनकी जो 4 पीढ़ियों का जिक्र हमें इसमें मिलता है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने क्या लिखा है कि पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तट इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। इसके अलावा हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशन द्वितीय के पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया गया और कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। अब देखिए, जो उस समय राजा जो भी शासक उठ रहे थे, मतलब उभर रहे थे, वो एक दूसरे को हराकर या उसको मतलब उनका जो साम्राज्य छीनकर अपना विस्तार कर रहे थे। चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, मतलब थोड़े समय के लिए हुई थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लवों और चालुक्यों का राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। अब आगे हम देखते हैं इन का प्रशासन कैसे चलता था। जो इतने राजाओं के बारे में हमने पढ़ा, इनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसा था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। जो पहले राजा हुआ करते थे उनके बाद से फिर इनका जो भूमि कर था वो और इम्पोर्टेंट हो गया था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, क्योंकि गांव से शासन शुरू होता था, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आते गए। इसमें राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए बहुत से कदम उठाए थे। तो क्या कदम उठाए थे राजाओं ने? सबसे पहले उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवंशिक बन गए, और अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। हमने पहले जब देखा था जो राज्य थे जैसे कि मगध या कोई और भी साम्राज्य थे, जनपद, महाजनपद, उसमें क्या होता था कि उसमें उत्तराधिकारी वंशावलियों की प्रणाली नहीं थी। उसमें क्या होता था कि मतलब जो जिसको जनता पसंद करती थी तो उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन इस समय तक क्या हो गया, जो भी अनुवंशिक प्रशासन करने के जो भी पद होते थे वो अनुवंशिक बना दिए गए थे। मतलब कि बेटे जो है अपने पिता का पद संभाल सकते हैं ना। जैसे कि कवि हरिसेन ने अपने पिता की तरह महादंड नायक यानी कि मुख्य न्याय अधिकारी थे। मतलब अब जो व्यक्ति जैसी जॉब करता है बाद में उसके जो पुत्र है वो भी वैसी जॉब करेंगे, चाहे उन्हें अकल हो, चाहे ना कुछ आता हो, चाहे ना आता हो। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर कवि है ना, कवि है, मान लीजिए कोई कवि है, दरबारी कवि है या सिंगर है, तो उसका जो बेटा है मान लीजिए अब उसको नहीं गाना बजाना आता या कुछ नहीं करना आता, लेकिन यहाँ पर सिस्टम क्या था कि उसके बेटे को ही कवि बनाया जाएगा। तो इसी तरह फिर जो पद थे वो वंशानुगत कर दिए गए थे। कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों पर मतलब काम करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड होने के साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे। संधि विग्राहिक और युद्ध शांति के लिए विषयों का भी मंत्री थे। मतलब एक व्यक्ति को बहुत सारी जॉब्स दी जाती थी। वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवार यानी व्यापारियों को काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो ये कुछ चेंजेस किए गए थे। इसी तरह नीतियाँ कुछ हद तक तो प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने ज़्यादा शक्तिशाली खुद को मानने लगे कि वो अपना अलग से एक राज्य बनाना शुरू कर दिया था। फिर आती है नए प्रकार की एक सेना तैयार की जाती है। कुछ राजा पुराने राजाओं की तरह एक संगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। अब देखिए उस समय पर सेना में क्या कुछ खास होता था, जानवर सबसे बड़े साथी होते थे सेना के। जैसे कि जो घोड़े होते थे, रथ थे,
पैदल सिपाही भी होते थे और इनके साथ सेना नायक भी होते थे, जो कि ज़रूरत पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इन्हें कुछ भूमि दान, मतलब इनको कुछ भूमि दी जाती थी और दी गई भूमि से वे कर वसूलते थे और जिससे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। तो उस समय जो सेना का विस्तार था इसी तरह से हो रहा था, साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के जो व्यक्ति थे वो सामंत कहलाते थे। जहाँ कई भी शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश कर लेते थे। अब देखिए उस समय क्या था, जो सेनापति होते थे उनको, जो सेना नायक होते थे उनको कोई वेतन पैसा नहीं मिलता था। उनको मान लीजिए ये भूमि उन्होंने दे दी, उनको दान, मतलब दान में दे दी। अब इस भूमि से वो जो सेना नायक है वो चाहे तो कर वसूले, चाहे इसको आगे पट्टे पर दे दे या कुछ भी करे, है ना। तो उनसे जो कर वसूलते थे उनसे ही जो उनकी सेना में घोड़े होते थे, रथ होते थे, उनकी देखभाल होती थी। और इसके लिए कुछ हथियार के लिए वो मतलब युद्ध के लिए हथियार भी इकट्ठा कर लेते थे और फिर इन व्यक्तियों को ही सामंत कहा जाने लगा था। लेकिन जब उन्हें लगता कि जो शासन जो कमज़ोर है ना, कमज़ोर शासक है, तो इसका जो अभी मतलब बोलबाला नहीं चल रहा है, तो उसको क्या करते थे, वो खुद को फिर आज़ाद मान लेते थे इसमें, ठीक है। फिर आते हैं दक्षिण के राज्यों में सभाएं होती थी। पल्लवों के अभिलेखों में सभा की चर्चा की गई है। जो अभिलेख मिलते हैं, ये जितना भी हम डेटा पढ़ रहे हैं पूरे अभिलेखों से लिया गया, मतलब ऐसे स्रोत मिलते हैं जिसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। कई स्थानीय सभा होती थी, इनमें से एक था ब्राह्मण भूवामियों का संगठन था, जिसे सभा कहते थे। ब्राह्मणों का एक संगठन था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख का काम करती थी। इस इलाके के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे और वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात भी कही गई, मतलब एक ऐसी ग्राम सभा जिसे उर कहा जाता था। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, मतलब नगरम उनका एक नाम था, जो उनका संगठन था, एक कमेटी बनाई जाती थी। इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से शक्तिशाली भूस्वामी रहते थे, व्यापारी रहते थे। इसमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही थी, मतलब कुछ ऐसी सभाएं होती थी जो बहुत लंबे समय तक चलती थी। अब देखिए उस ज़माने में आम लोगों का जीवन कैसा था, मतलब पूरी तरह से तो हमें नहीं पता चलता प्रशस्तियों से उन लोगों का जो आम जीवन था वो किस प्रकार का था, वो कैसा लोग जीवन जीते थे, या उनके जीवन में क्या कुछ होता था, क्या कुछ नहीं होता था। तो देखिए जन साधारण के जीवन की थोड़ी बहुत जानकारी नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती हैं। तो हम देखते हैं स्रोत क्या है। सबसे पहले कालिदास ने अपने नाटक में राजा दरबार के जीवन का चित्रण किया है। उन्होंने राजा दरबार का जो जीवन है वहाँ का पूरा एक चित्रण किया है। इन नाटकों में रोचक बात है कि राजा और अधिक ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया और अन्य लोग या महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो वहाँ पर जो संस्कृत भाषा थी वो किन्हें आती थी, वो सिर्फ जो लोग ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, जो लोग मतलब बड़े जो अमीर लोग होते थे ना, उनको ही संस्कृत भाषा का ज्ञान होता था, मतलब पुरोहितों को। और उनका ऐसा मानना था कि जो आम जनता है वो जो है वो भाषा नहीं सीख सकती है। अगर हम इसमें थोड़ा डीप में अगर हम जाएं तो उस समय पर क्या थे, 4 वर्ण सिस्टम था, 4 वर्ण, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर आते हैं शूद्र। तो इसमें ब्राह्मणों का क्या काम था, उनको शिक्षा देना लोगों को, और जो भी वेद है उनका ज्ञान, मतलब उनको पढ़ना, जो उनका आगे शिक्षाओं को लोगों को बताना, ये ब्राह्मणों का काम था। इसके बाद अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो ये शासक लोग होते थे, क्षत्रिय होते थे शासक, जैसे राजा हो गए, ठीक है। और उसके बाद आते हैं वैश्य। वैश्य कौन होते थे, जो करते थे जॉब किस प्रकार की, मतलब जो कृषि थे, जो किसी के दरबार में कोई काम करते थे या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आते हैं शूद्र। शूद्रों की उस समय स्थिति बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी अपमानजनक थी ना, वो खुद को भी एक समय पर अशुभ मानने लग गए थे कि हम भी मतलब अशुभ हैं हमारे, वो खुद को अपनी घृणा की निगाह से देखने लग गए थे। क्योंकि जो ब्राह्मण थे उन्होंने ऐसी स्थिति उनकी बना दी थी, उनकी छवि ऐसी प्रकट की गई थी जनता के सामने कि जो क्षत्रिय हैं
जो शूद्र है वो मतलब उनको जीने का अधिकार ही नहीं है, तो ऐसे उनके साथ बिहेव किया जाता था। तो जो कालिदास ने अपने नाटक में जो चीज़ दिखाई है, उसने दिखाया कि जो ब्राह्मण हैं और जो राजा हैं, उनको ही संस्कृति आती थी। जो आम लोग थे उनको प्राकृतिक भाषा बोली गई थी, जो उनके आम समझ में आती थी। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक प्रेम की कहानी है, मतलब प्रेम कहानी है। तो इसमें प्रेम कहानी का जिक्र किया हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम का। दुष्यंत नाम का एक राजा और शकुंतलम उसकी रानी थी। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों को दुर्व्यवहार की बात की गई है। तो एक मछुआरे की जो कहानी है इस नाटक में मिलती है वो क्या है? देखिए, एक मछुआरों को एक अंगूठी मिलती है और ये अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी अपनी प्रेमिका को, पर दुर्घटनावश ये मछली उसे निगल गई थी, मतलब उससे गिर गई और मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो जो द्वारपाल, मतलब उसके जो सिक्योरिटी वाले जो गार्ड्स होते हैं, उन्होंने चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी उनसे बुरी तरह से पेश आता है। राजा उस अंगूठी को देखकर खुश हो जाता और उसने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला द्वारपाल मछुआरे को इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। अब देखिए, जो व्यक्ति थे, मतलब जो आम जनता थी, उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें मतलब राजा चाहे तो कुछ भी उनके साथ कर सकता था, तो पर राजा ने क्या किया था, उसको छोड़ दिया था, उसको फिर इनाम मिला था और इस इनाम को पुलिस वाला द्वारपाल मछुआरे के साथ इसको बांटने की बात करते हैं। तो अब देखिए, भ्रष्टाचार के यहाँ पे हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं कि उस समय पर भी भ्रष्टाचार था, है ना। अब देखिए, चीनी यात्री फाहियान जो है वो लोगों पर, मतलब लोगों को बारे में क्या लिखते हैं, उन्होंने उन लोगों की दुर्गति पर भी उनका ध्यान किया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। अब यहाँ पर जिक्र आता है शूद्रों का। जो शूद्र जनजाति थी ना, मतलब जाति थी, उनको सबसे जो है उनको मतलब कि लोगों के सामने या उस समय समाज में सबसे मतलब घटिया निगाह से, अछूत की नज़र से उन्हें देखा जाता था। वो क्या लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाते थे और छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। तो इनको ऐसा समाज में स्थान प्राप्त था कि इनसे अछूत तो कोई भी नहीं है। ये लोग क्या करते थे, एक छड़ी होती है ना, ऐसी छड़ी को बीच में से ऐसे मतलब थोड़ा सा ऐसे चीर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे काट लेते हैं। तो जब वो ज़मीन पर जब किसी जगह पर मतलब किसी चीज़ के ऊपर उसको ऐसे उसको मारा जाता है ऐसे ठक ठक करके, तो उसकी कुछ आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ से क्या था, जो बाकी तीनों जो वर्ण थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो इन तीनों को ये जानकारी मतलब ये पता चल जाता था कि अब शूद्र लोग आ रहे हैं और हमें घर में रहना है, जो उनके हमें संपर्क में नहीं आना है। तो ये कौन लिखते हैं, ये जो चीनी तीर्थयात्री फाहियान है, ये चीज़ लिखते हैं। क्योंकि अब देखिए, हमने प्रशस्तियाँ पढ़ी अभी तक, प्रशस्तियों में ऐसी किसी भी चीज़ का जिक्र हमें नहीं मिलता और कभी मिलेगा भी नहीं ऐसा जिक्र। क्योंकि उस समय प्रशस्तियाँ क्या थी, एक तारीफ़ करने का एक तरीका थी, जो राजा की तारीफ़ की जाती थी। उस समय पर समाज में मतलब आम जनता की जो दुर्दशा, जो हालत थी, वो कभी पेश नहीं की गई थी। लेकिन जो यात्री आते हैं यहाँ पर, तो उनके द्वारा हमें ये जानकारियाँ मिलती हैं। अब देखिए, एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। अब देखिए, एक तरफ तो हम चीनी यात्री फाहियान की जो उन्होंने लिखा था विवरण, जब भारत में आए थे यात्रा करने, उन्होंने देखा कि लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। और इतना ही नहीं कि वो लोगों को जो मतलब उन लोगों के जो गले में ना एक ऐसा कटोरा बांध दिया जाता था कि जिससे वो बोलेंगे तो उनका जो थूक है ना, वो बाहर ज़मीन पर ना गिरे, क्योंकि उन्हें इतना अछूत माना जाता था कि ज़मीन, उन्हें लगता था कि अगर ये ज़मीन पर गिरेगा तो ज़मीन भी अशुभ हो जाएगी। तो इस हालत तक उनके मतलब अपमान होता था। तो इसी वजह से क्या होता गया, फिर उन्होंने अपना जो आगे हम देखेंगे कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था। इसी वजह से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित किया, क्योंकि उन्हें अपने जो धर्म था ना, उसमें उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था, उससे समाज में
वो फिर अपना समाज ही बदल लेते हैं, जो बाद में कि बौद्ध और जैन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब देखिए, एक तरफ राजा की सेना का जिक्र मिलता है, तो राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते हैं और इनमें हथियारों के अलावा रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे कि बर्तन, असबाब, यानी कि जिसमें सोने के जो पायदान वो शामिल है, खाने पीने का सामान, उसके साथ बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले, विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों या ऊँटों पर हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर लाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरी बजाते हुए चलते रहते थे। तो ये राजा की जो उनका वर्णन किया गया कि राजा की सेना ऐसे निकलती थी दरबार में से और ऐसे पूरे अपने जो साम्राज्य में जाती थी। रास्ते में पड़ने वाले गांव, अब कोई भी जो गांव होता था, जब राजा की सेना जा रही है तो रास्ते में जो गांव था उस गांव को राजा का सत्कार करना पड़ता था और वे दही, गुड़, फूल और उपहार लाते थे। जानवरों को चारा भी देते थे। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा गांव है जिसमें सभी लोग गरीब हैं, तो वो बेचारे क्या करेंगे, लेकिन ये तो उनका रीति रिवाज था कि ऐसे जब सेना निकलेगी तो इस जो गांव इसको सेवा करनी पड़ेगी। अब देखिए, जो आम जनता था उसका शोषण भी हो रहा था किसी प्रकार से, है ना, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा था। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत कर सके, उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। मतलब वहाँ पर जो जाते थे उनका विनाश कैसे हो सकता है। अब देखिए, बड़े बड़े हाथी जाएंगे, जानवर जाएंगे, अब जानवरों को थोड़ी पता है कि इस घर में क्या करना है क्या नहीं, वो हो सकता है वो तोड़ फोड़ करते हो। जब एक इतना बड़ा हाथी, ऊँट जाते थे उस गांव में, क्या होता था, जिस भी गांव में जाते थे वो वहाँ के जो फल फूल होते थे, वहाँ की जो वनस्पति थी, वहाँ के जो लोगों के घर थे, अब जानवरों को क्या पता कि इसे मतलब इस घर को छेड़ना है या नहीं, तो जैसे हाथी जैसे जानवर उनके घर भी नष्ट कर दिए थे। तो ऐसी क्या होती, गांव वाले की झोपड़ियां भी कुचली जाती, जैसे हाथी कुचल देते थे। व्यापारियों के जो काफिले थे उन्होंने जूते, बैल इसमें हलचल में भरे माहौल में डरकर भाग खड़े होते थे। जो बैल होते थे वो भागते थे और इससे क्या होता था, उनका नुकसान हो जाता था। बाण भट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। उन्होंने लिखा कि जब राजा यहाँ से जाते थे तो जो वहाँ के लोग थे ना, वो धूल के गर्त में डूब जाते, मतलब सब कुछ नष्ट हो जाता था। अब देखिए, ऐसे हालात थे उनके। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, ये छोटा ही था, आगे इसको हम डिटेल में भी करेंगे जब हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करेंगे ना, 12th का मतलब फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो उसमें पूरे डिटेल में यही चैप्टर दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक था, जो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आज हम यहाँ पर हम सही गलत कर लेते हैं। इसमें हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी, ये गलत, हरिसेन ने नहीं लिखी थी। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, हाँ बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था। दक्षिण पंथ में 12 शासक होते थे, हाँ ये भी सही है। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे, सही है। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी, ऐहोल पल्लवों की राजधानी नहीं थी, ये चोलों की राजधानी, चालुक्यों की राजधानी थी। और उसके बाद दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं, मतलब हाँ ये बिल्कुल सही है। जो सभा की हमने बात की थी वो सदियों तक चलती रहती थी, सभा जो होती थी सेना की। तो यहाँ पर हम एक ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, प्रशस्ति पता चल गया किसी की तारीफ में लिखने के लिए, है ना, कोई भी अभिलेख। आर्यावर्त, दक्षिण पथ जो दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता, वंशावली, आनुवंशिक, पदाधिकारी, सामंत हमने देखे थे जिनको भूमि दान दी जाती थी और वो आगे भूमि से कर लेते थे। फिर उसके बाद क्या होता था, इस कर से वो सेना की देखभाल करते थे, उनको सामंत कहा गया। सभा और नगरम। तो ये हमारा आज का चैप्टर इतना ही था। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।